हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस, जिसे हम कह रहे हैं बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता। देखिए, इंटेलिजेंस क्या होती है। हम अपने आसपास के बहुत से बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और हम कहते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा बेवकूफ़ है। हम वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि एक बच्चा इंटेलिजेंट हुआ और एक बच्चा बेवकूफ़ हुआ। हम ये देखते हैं कि बच्चा, अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वो जल्दी से अगर उसे सीख ले रहा है तो हम उस बच्चे को इंटेलिजेंट कहते हैं। अगर हमने किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया तो एक बच्चा बड़ी इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है तो हमने उसे इंटेलिजेंट कह दिया। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया, क्वेश्चन में वो कहीं अटक गया, तो हम कहते हैं कि इसमें तो बुद्धि नहीं है, ये कम इंटेलिजेंट है। तो बुद्धिमत्ता का जो रिलेशन है वो कहाँ से है? बच्चे की संज्ञान से है, बच्चे के जो कोग्निशन है उससे है, बच्चे की कोग्निशन से है, बच्चे की जो रीजनिंग पावर है, बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता है उससे रिलेटेड है बुद्धि। बुद्धि किससे हो गई? कोग्निशन से हो गई। बच्चे के लॉजिक देने की क्षमता हो गई, बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। देखिए, जो बुद्धि है ये एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? ना आप इसे देख सकते हैं, ना आप इसे छू सकते हैं, ना ही आप इसे फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आप कल्पना लगा सकते हैं, जिसको आप सोच सकते हैं। दो तरह की थिंकिंग होती है ना, एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और दूसरी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जो सामने जो वस्तुएं प्रेजेंट हैं, जो ठोस वस्तुएं सामने हमारे प्रेजेंट हैं उस पर बुद्धि लगाना। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हैं, जिन पर आप हाइपोथेसिस लगाएंगे, जिन पर आप परिकल्पनाएं लगाएंगे। परिकल्पना, देखिए, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग बहुत इजी होती है। जो सामने चीज़ें प्रेजेंट हैं उस पर कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा अपने लॉजिक लगा सकता है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर भी अपनी थिंकिंग लगाना एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती है। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हमारी अमूर्त चिंतन है उस पर बेस्ड होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पर सबसे पहले काम करने वाले थे एल्फ्रेड बिनेट। बिनेट ने सबसे पहले बुद्धि पर काम किया था 1905 में। बिनेट हैं वो फ्रांस के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों पर काम किया। किन पर काम किया था? मेंटली रिटार्डेड बच्चे। मेंटली रिटार्डेड बच्चे किसे कहेंगे? जिन बच्चों का आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल बच्चों से कम होता है। ये आईक्यू लेवल का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे समझने वाले हैं, आईक्यू क्या होता है। बिनेट हैं, उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था। बिनेट कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और उन्होंने जो अपनी स्टडी शुरू की थी वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों की स्टडी करने के लिए की थी। उन्होंने देखा था कि एक ही क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी अपनी जो थिंकिंग है, अपनी लॉजिक है वो लगाकर चीज़ों को सीख लेता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है उसका पता लगाने के लिए बिनेट ने ये स्टडी की थी और उन्होंने पाया था कि उसके पीछे क्या है? इंटेलिजेंस है। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहले पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं कि हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों होते हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, ये आनुवांशिकता पर डिपेंडेंट होती है, आनुवांशिक होती है, हेरिडिटी होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो इंटेलिजेंस है वो वातावरण के कारण होती है या हेरिडिटी के कारण होती है, मेनली जो इंटेलिजेंस है वो किसके कारण होती है? आनुवांशिकता के कारण होती है। ये स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिस बच्चे के माता पिता की आईक्यू लेवल अच्छा होता है, बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंट होते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। जिस बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंट नहीं हैं वहाँ पर बच्चे के आईक्यू लेवल में भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। तो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो किससे? आनुवांशिकता पर होती है। वातावरण पर भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर होती है? आनुवांशिकता पर बेस्ड होती है। एल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है यूजेनिक्स का। यूजेनिक्स के अंदर क्या आता है? यूजेनिक्स के अंदर आता है स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि पर काम करने वाले सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे बिनेट, इसीलिए इनको पिता कहा गया, जनक कहा गया। किसका? इंटेलिजेंस का या फिर यूजेनिक्स का। यूजेनिक्स का
ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था। एल्फ्रेड बिनेट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, अपनी परिभाषा में कहा कि इंटेलिजेंट बच्चा वो होगा जो दो चीज़ों को अच्छे से जज कर पाए, उस पर अपना तर्क लगा पाए और उसको समझ पाए, वही इंटेलिजेंट होता है। अगर कोई बच्चा किसी भी कंडीशन पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपनी थिंकिंग नहीं लगा पा रहा है, उसे जज नहीं कर पा रहा है, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। ये हम समझ चुके हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होती है, नेचर में अमूर्त होती है। अब देखिए, एल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन कोई ना कोई जब भी कोई काम करता है उसका क्रिटिसिज्म होता ही होता है। बिनेट का क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में आ गए और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस पर बहुत काम किया और अपनी थ्योरीज भी दी। जैसे एल्फ्रेड बिनेट ने वन फैक्टर थ्योरी दी, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद स्पियर्समैन आए, फिर थॉर्नडाइक आए, फिर गार्डनर आए। सब ने इंटेलिजेंस पर बहुत सारा काम किया। ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट जो टाइप है वो है साइकोमोटरिक और सेकंड है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमोटर अप्रोच को हम मनोमैथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोमैथिक। मनोमैथिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को, जिसको हम कहते हैं सूचना प्रक्रमण अप्रोच। दो तरह की अप्रोच है। देखिए, जो ये मनोमैथिक और जो साइकोमोटरिक अप्रोच है ये स्ट्रक्चर पर काम करती है। इंटेलिजेंस या बुद्धि के स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देती है। ये कहती है कि बच्चे की जो बुद्धि है उसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं, उन सब से मिलकर बुद्धि बनती है। बच्चा जब भी कोई लॉजिक लगाएगा तो उसकी जो सभी तरह की बुद्धि है वो इकट्ठी होकर एक समुच्चय बनाती है, तभी वो उसका काम करती है, वो मनोमैथिक है। लेकिन ये जो सूचना प्रकरण है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे काम करता है कि किस तरह की प्रक्रिया बच्चे ने की, बच्चे ने अपनी जो लॉजिक लगाया उसकी प्रक्रिया कैसी रही। मान लीजिए बच्चा किसी भी बात पर लॉजिक लगा रहा है तो उसके पीछे तर्क क्या दे रहा है उसको इम्पोर्टेंट मानती है कि बच्चे के जो तर्क हैं वो किस तरह के होंगे। देखिए, जो टाइप्स ऑफ हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। जैसे सोशल इंटेलिजेंस होगी जिसमें सामाजिक इंटेलिजेंस आएगी, फिर उसके बाद आपकी रिलीजियस इंटेलिजेंस आ जाएगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आ जाएगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बुद्धि के टाइप दी हैं। किसी ने बुद्धि को एक स्ट्रक्चर के रूप में बताया है, किसी ने बुद्धि की जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है उस पर बेस्ड अपनी थ्योरी दी है। तो दो अप्रोचेज पर काम करती है इंटेलिजेंस। कौन कौन सा? मनोमैथिक, जिसको हम साइकोमेट्रिक अप्रोच बोल रहे हैं, और सेकेंड सूचना प्रक्रमण अप्रोच, जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कह रहे हैं। मनोमैथिक या फिर जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है ये क्या कहती है कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं। बुद्धि को एक ही टाइप का माना गया है। इन्होंने डिफरेंट टाइप नहीं कहे, इन्होंने कहा है बुद्धि है वो एग्रीगेट होती है एबिलिटीज़ की। जितनी सारी एबिलिटीज़ किसी भी मनुष्य में प्रेजेंट है, किसी भी बच्चे में हैं, वो सब बुद्धि के अंदर आएंगी। और जो बुद्धि है वो सिंगल इंडेक्स पर काम करती है, सिर्फ एक इंडेक्स है यहाँ पर बुद्धि का, उसी पर ही काम करती है। किसके अंडर? मनोमैथिक। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे, वो हमें डिटेल में समझ में आएगा। और जो सेकंड है हमारा सूचना प्रक्रमण, जिसको हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये कहती है कि बच्चा किस तरह की प्रक्रिया को अपना रहा है, किस तरह की प्रोसेसेस को अपना रहा है, कोई भी मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए उस पर फोकस कर, किस तरह से काम किया गया, इस पर प्रोसेस पर काम, इसमें प्रोसेस पर फोकस किया जाता है और इसमें रिजल्ट पर फोकस किया जाता है, इसमें प्रोडक्ट पर काम किया जाता है, प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है कि रिजल्ट क्या आया। वो कौन सा अप्रोच है? मनोमैथिक अप्रोच है। और प्रोसेस क्या रही, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए गए, वो किस में आएगा? आपका प्रोसेस में आएगा। अब इससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगी। मेंटल एज यानी मानसिक आयु। मानसिक आयु, मानसिक आयु क्या होती है? मेंटल एज के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? एल्फ्रेड बिनेट ने की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि मेंटल एज पर सबसे पहले बात किसने की थी?
एल्फ्रेड बिनेट ने की थी और कब की थी? 1908 में की थी। मेंटल एज के बारे में इन्होंने क्या कहा? मेंटल एज क्या है? मान लीजिए किसी भी एक उम्र के बच्चे हैं, मान लो 8 साल की उम्र के बच्चे हैं, 8 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, तो उनकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका जो आईक्यू लेवल होगा, जिस आईक्यू लेवल पर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं जिस हद तक अपना तर्क लगाकर किसी भी समस्या को सोल्व कर पा रहे हैं, वो उस स्टेज की क्या होगी? मेंटल एज होगी, मानसिक आयु होगी। मानसिक आयु का सबसे पहले ज़रूरत कहाँ पड़ी थी? रिटार्डेड बच्चों के लिए पड़ी थी। रिटार्डेड बच्चों के लिए पड़ी थी, क्योंकि रिटार्डेड बच्चे कौन से बच्चे होंगे? जो पिछड़े बच्चे होंगे। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, उनके आईक्यू लेवल से जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होगा उनको हम रिटार्डेड बच्चे कहेंगे। और बिनेट ने अपनी स्टडी में पाया कि रिटार्डेड बच्चों की जो मेंटल एज है वो लगभग 2 ईयर्स तक कम होती है नॉर्मल बच्चों से। तो नॉर्मल बच्चे, मान लीजिए 5th क्लास में अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, 5th क्लास के जो नॉर्मल बच्चे होंगे, नॉर्मल बच्चे किन्हें बोलेंगे? जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होगा। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है उनको हम सामान्य बच्चे कहते हैं, एवरेज बच्चे कहते हैं, नॉर्मल बच्चे कहते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से कम होगा उनको हम रिटार्डेड बच्चे कहेंगे, 110 से ज़्यादा होगा उनको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। तो जो मेंटल एज है वहाँ पर किसका कंपैरिजन होगा? मेंटल एज में उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो कौन से लेवल पर हैं आईक्यू लेवल पर, वहाँ पर कंपैरिजन होता है। बच्चे का जो एवरेज स्कोर होता है, मान लीजिए बच्चे का बार बार टेस्ट लिया जाता है, बच्चे का जो एवरेज स्कोर रहेगा वही बच्चे की मेंटल एज रहेगी। मेंटल एज क्या होता है? सेट ऑफ एबिलिटीज होता है, सेट ऑफ एबिलिटीज होता है, क्षमताओं का एक सेट होता है कि बच्चा एक उम्र में, मान लो 8 साल का बच्चा है, वो उस उम्र में किस तरह की मेंटल एबिलिटीज शो कर रहा है, वो उस बच्चे की क्या होगी? मेंटल एज होगी। वो उस बच्चे की क्या होगी? मेंटल एज होगी। 10 साल का बच्चा किस तरह की एबिलिटीज शो कर रहा है, 10 साल के बच्चे की मेंटल एज अलग होगी, 8 साल के बच्चे की मेंटल एज अलग होगी और 5 साल के बच्चे की मेंटल एज अलग होगी। मेंटल एज के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं वास्तविक आयु, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जितनी साल के आप हैं। जन्म के बाद से जो आपकी उम्र है, आप 10 साल के हैं, आप 5 साल के हैं, आप 6 साल के हैं, वो क्या है? आपकी वास्तविक आयु है। आपसे कोई पूछता है कि आपकी आयु कितनी है, तो आप अपनी वास्तविक आयु बताते हैं। वास्तविक आयु आपकी कितनी होगी? जन्म के बाद जितने भी साल आप जिए हैं वो आपकी वास्तविक आयु होगी। लेकिन मेंटल एज आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है, किससे? वास्तविक आयु से। वास्तविक आयु से अगर मेंटल एज कम है, 10 साल का बच्चा अगर 10 साल के बच्चे जितनी मेंटल एबिलिटीज शो नहीं कर रहा है तो उस बच्चे की जो मेंटल एज है वो कम होगी। और अगर 10 साल का बच्चा एक 12 साल के मेंटल एबिलिटीज शो कर रहा है तो उसकी जो मेंटल एज है वो ज़्यादा होगी। मतलब मेंटल एज कम या ज़्यादा हो सकती है वास्तविक आयु से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो मेंटल एज है वो क्या होती है। डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि मेंटल एज के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? एल्फ्रेड बिनेट ने की थी, जिसको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स कह रहे हैं। इंटेलिजेंस के पिता कहा, क्योंकि एल्फ्रेड बिनेट ने ही सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था, उन्होंने ही बुद्धि पर काम किया था और उन्होंने बुद्धि पर काम रिटार्डेड बच्चों की पहचान करने के लिए किया था। और ये सबसे पहला काम कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अब नेक्स्ट है आईक्यू, जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू क्या है? किसी भी बच्चे को हम बोलते हैं ना कि इस बच्चे की तो आईक्यू ज़्यादा है, ये बच्चा बहुत जल्दी सीख पा रहा है तो इसकी आईक्यू बहुत अच्छी है, ये बच्चा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है तो इसकी आईक्यू अच्छी नहीं है। देखिए, जो आईक्यू है वो मोस्टली किस पर बेस्ड होती है? हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। बच्चे की जो आनुवांशिकता है उसके कारण बच्चे की आईक्यू लेवल कम या ज़्यादा होती है। जिस भी बच्चे के माता पिता की आईक्यू लेवल ज़्यादा होगी, बच्चे की आईक्यू लेवल भी ज़्यादा होती ही है। तो आईक्यू है वो हेरिडिटी बेस्ड हो गया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टर्न ने दिया था 1912 में। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है ये कम या ज़्यादा होता है। इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पर एक फॉर्मूला भी दिया, IQ = मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज को हम क्या बोलते हैं? मानसिक आयु
जो अभी हमने डिस्कस की, बच्चे की जो मानसिक आयु है वो वास्तविक उम्र से कम या ज़्यादा हो सकती है। जो मेंटल एज है वो किस पर डिपेंड करती है कि बच्चा किस तरह की मेंटल एबिलिटीज शो कर रहा है। और क्रोनोलॉजिकल एज सीए हम किसे बोलते हैं, वास्तविक, जो बच्चे की वास्तविक आयु है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ये फॉर्मूला दिया किसने, स्टर्न ने 1912 में। लेकिन फिर उसके बाद आए टर्मन ने 1912 में एक फॉर्मूला दिया। 1912 में इसी फॉर्मूले को रिवाइज कर इनटू में 100 और कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे जो आईक्यू का ये फॉर्मूला है, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये किसने दिया, टर्मन ने दिया। कब दिया, 1916 में दिया, 1916 में दिया। सबसे पहले जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया मानसिक उम्र अपॉन वास्तविक उम्र, जिसमें 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, 1912 में दिया था। और टर्मन ने कब दिया, 1916 में। टर्मन ने 1916 में 100 को मल्टीप्लाई कर इसी फॉर्मूले का रिवाइज्ड वर्जन दिया आईक्यू क्वोशिएंट का। आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो हेरिडिटी पर बेस्ड होगा। स्टर्न ने सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का फॉर्मूला दिया 1912 में, फिर जो रिवाइज्ड फॉर्मूला आया 1916 में वो किसने दिया, टर्मन ने दिया। ये जो इंपॉर्टेंट डेट है ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस पर काम किया। सबसे पहले किसने काम किया था, बिनेट ने काम किया, किस पर, बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर। फिर उसके बाद 1908 में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल एज या फिर जो मानसिक आयु है उसका कॉन्सेप्ट दिया 1912 में। किसने, स्टर्न ने आईक्यू की बात की। और आईक्यू का जो रिवर्स्ड फॉर्मूला है वो 1916 में किसने दिया, टर्मन ने दिया, रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। ये जो चारों डेट हैं आपको 100% याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। सबसे पहले बिनेट ने 1905 में बुद्धि पर काम किया। इंटेलिजेंस का शब्द दिया कि बुद्धिमत्ता जैसी भी कोई चीज़ होती है, बुद्धि जैसी भी कोई चीज़ होती है, ये नेचर में एब्स्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पर बच्चे की जो लॉजिक्स हैं, बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे की समझने की क्षमता है, बच्चे की तर्क देने की क्षमता है, वो बुद्धि होती है। इन्होंने रिटार्डेड बच्चों की पहचान करने के लिए बुद्धि पर काम किया था। फिर 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया कि जो बच्चे अपनी आयु के बच्चों के साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जिन बच्चों का जो सेट ऑफ एबिलिटी कम है वो बच्चे रिटार्डेड होंगे, जिन बच्चों की सेट ऑफ एबिलिटी ज़्यादा होंगी वो गिफ्टेड बच्चे हो जाएंगे। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1908 में किसी ने दिया, बिनेट ने ही दिया था, बिनेट एंड साइमन ने। फिर 1912 में किसने, स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया जिसको MA/CA कहा गया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। और 1916 में टर्मन ने रिवाइज्ड आईक्यू का फॉर्मूला दिया जिसमें इन्होंने इनटू 100 और कर दिया था। ये आपको याद रखना है। अब हम आईक्यू की टेबल देखते हैं। देखिए आईक्यू की टेबल में सबसे पहले जो आईक्यू है बच्चे का वो हम लेके चलते हैं 0 से 25। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 0 से 25 होगा उन बच्चों को हम इडियट बोलेंगे, उन बच्चों को हम मूर्ख बोलेंगे। ये पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने खुद के काम भी नहीं कर पाते हैं, ये चल भी नहीं पाते, खुद से खाना भी नहीं कर पाते, इनको परमानेंटली दूसरे अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं इम्मिसिबल बच्चे जिनको हम बोल रहे हैं 25 से 49 जिनका आईक्यू लेवल होता है, 25 से 49 जिनका आईक्यू लेवल रहेगा, उनको हम इम्मिसिबल बोलेंगे। इन बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी हेल्प के बाद ये खुद के काम कर पाते हैं, खुद के लिए ये दूसरों पर बोझ बनकर नहीं रहते। फिर आते हैं फीबल माइंडेड या फिर मोरोन जिनका आईक्यू लेवल होगा 50 to 59। ये बच्चे वो होंगे जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग देकर कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण आप बच्चे को दे सकते हैं ताकि बच्चा अपना भरपेट गुजारा कर सके। फिर उसके बाद आते हैं डल बच्चे, वो होंगे जिनका आईक्यू लेवल 60 से 69 तक होगा। फिर आएगा 80 to 89 जिनको हम बिलो एवरेज बोलते हैं कि जो एवरेज से कम होंगे।
फिर आएंगे 90 to 109 जिनको हम एवरेज बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनका जो IQ लेवल है वो कहाँ से कहाँ होगा, 90 से हम 110 लिख सकते हैं इसको। सामान्य बच्चों का IQ लेवल मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं, लगभग 68% बच्चे सामान्य IQ के होते हैं, जिनका IQ लेवल कितना होता है 90 to 110 के बराबर होता है। ये मोस्टली बच्चे असामान्य वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अबू एवरेज, जो IQ लेवल है वो 110 से 119 होगा। सुपीरियर बच्चे 120 से 129 आ जाएंगे। फिर वेरी सुपीरियर आ जाएंगे 129 से 130। और जो गिफ्टेड बच्चे होंगे, जो जीनियस बच्चे होंगे, उनका जो IQ लेवल है वो कितना होगा, 140 से अबू होगा। ये टेबल भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है ये यहीं से बनता है कि किस बच्चे का, जो सामान्य बच्चे हैं, उनका IQ लेवल कितना होता है, 90 से 110 होता है। और बॉर्डरलाइन IQ या सीमांत IQ हम बोलते हैं 70 से 80 वालों को। जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से 80 होता है उनको हम बॉर्डरलाइन बोलते हैं। मतलब 70 से नीचे वाले बच्चे कौन से आ जाएंगे, डल आ जाएंगे, फीबल माइंडेड, मोरॉन, इमिसिबल एंड इडियट, ये सब बच्चे आ जाएंगे। इनसे नीचे वाले बच्चों को स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। इन बच्चों को हम रिटार्डेड बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन जिन बच्चों का IQ लेवल 80 से ऊपर चला जाएगा वो बच्चे एवरेज में आ जाएंगे, नॉर्मल बच्चे में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। IQ वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इक्वल टू MA/CA × 100। यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा कि बच्चे की जो मेंटल एज है वो आप निकालो, बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है वो मान लो 8 ईयर्स है, और बच्चे का जो IQ लेवल है वो कितना है, 100 है। तो आपको निकालना है कि बच्चे की मेंटल एज कितनी होगी। तो यहाँ से IQ है वो कितना हो गया, 100 हो गया। मेंटल एज हमने निकालनी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, 8 है, और इंटू में 100, ये हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, 100 × 8/100 इज इक्वल टू x। 100 x कितना आ गया, 8। इट मीन्स क्या हुआ कि जो MA है वो CA के बराबर है। मतलब जो मेंटल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज है बच्चे की वो बराबर है। तो ये बच्चा कौन सा हुआ, ये नॉर्मल बच्चा हुआ, ये सामान्य बच्चा हुआ। सामान्य बच्चे की जो नॉर्मल एज है और जो क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की, सामान्य बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो मेंटल एज है वो क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। हम IQ का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें IQ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। क्योंकि ये जो नीचे लिखी हुई है बच्चों की IQ लेवल लिखा हुआ है, बच्चों का IQ लेवल 0 से 55 के बीच में, 55 से 70 के बीच में, ये जो क्या है, ये बच्चे का IQ लेवल है। ये बच्चे का क्या है, IQ लेवल है। तो सबसे ज़्यादा जो IQ लेवल है वो कौन से बच्चों का मिलेगा, नॉर्मल बच्चे। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल IQ होगा। नॉर्मल IQ कितना होगा, 90 से 110। 90 से 110 के बीच में जो एवरेज बच्चे हैं वो कितने होंगे, 68%। 68% बच्चे हैं वो, उनका नॉर्मल IQ होता है। उनका IQ कितना होता है, 90 से 110 होते हैं, वो बच्चे एवरेज होते हैं। 90 से 110, या फिर हम कितना बोल सकते हैं इसे, 85 से 115। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ये 90 से 110 मिलता है। अगर आपको 85 से 115 मिलता है तो वो भी ठीक है। तो ये बच्चे कौन से हुए, ये सामान्य बच्चे हुए, ये नॉर्मल बच्चे हुए। फिर इसी तरह से 70 से 85 के बीच में 14% बच्चे होंगे। जिन बच्चों का IQ लेवल 70 से 85 है, मतलब बॉर्डर लाइन से नॉर्मल जो बच्चे हैं, बॉर्डर लाइन से लेकर 70 को हमने बॉर्डर लाइन माना गया है कि ये बच्चे सीमांत होते हैं। 70 से 85 के बीच में जो बच्चों का परसेंट है वो कितना है, 14% है, 14% है। इसी तरह से 115 से लेकर जो 130 का जो IQ है वो भी 40% बच्चों में होता है। मतलब 14, 14, 28 तो ये हो गए और 68 ये हो गए। 14 और 28, 16, 8 और 1, 9, 96% बच्चे तो यही हो गए। बच के कौन से, 4% बच्चे। 4% बच्चे वो होंगे जिनका IQ लेवल 70 से कम होगा, वो ओनली 2% बच्चे होते हैं। इसी तरह से जिन बच्चों का IQ लेवल 130 से ज़्यादा है वो भी 2% ही होंगे। मतलब जो 4% बच्चे हैं वो या तो क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिनको हम जीनियस कह रहे हैं, या फिर वो बच्चे वो होंगे रिटार्डेड, या फिर 2% बच्चे रिटार्डेड बच्चे होते हैं, बैकवर्ड बच्चे होते हैं, जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो 4% बच्चे हैं ना, ये स्पेशल बच्चे हैं,
स्पेशल बच्चे 2% बच्चे हैं, वो तो क्या हैं, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं। 2% बच्चे रिटार्डेड बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, नॉर्मल की है, जिसको हम 85 से 115 या 90 से 110 बोलते हैं। ये बच्चे कितने हैं, 68% है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ये दिखाता है कि जो टोटल जनसंख्या है, ये टोटल जनसंख्या की जो आईक्यू लेवल है वो कितना है। सबसे ज़्यादा जो आईक्यू लेवल है वो किसका होगा, नॉर्मल बच्चों का होगा, और सबसे कम जीनियस या रिटार्डेड बच्चे हैं उनका होता है। हम देखते हैं अल्फ्रेड बिनेट ने अपनी एक थ्योरी दी जिसको कहा गया यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को एक ही माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य में जो भी बुद्धि है वो सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, वो हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही प्रकार की बुद्धि को लगाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, कि धार्मिक कोई परिप्रेक्ष्य है तो उसमें अलग तरह की बुद्धि लगाएगा, सोशल परिप्रेक्ष्य में अलग तरह की बुद्धि लगाएगा, या फिर जो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करेगा उसमें अलग तरह की बुद्धि लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं। उन्होंने कहा कि जो ये थ्योरी है वो क्या है, यूनिफैक्टर है। इसमें बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर माना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर वन फैक्टर थ्योरी। हम निरंकुशवादी भी बोलते हैं। निरंकुशवादी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं, बुद्धि को एक फैक्टर मानते हैं, सेट ऑफ एबिलिटीज मानते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मनुष्य में एक ही तरह की बुद्धि विद्यमान होती है, प्रेजेंट होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ्रेड बिने हैं, उन्होंने ही 1905 में बुद्धि पर सबसे पहले काम किया था। उन्होंने ही बुद्धि पर काम करना शुरू किया था। इन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसमें लेस इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट की बात की थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट कहाँ था, रिटार्डेड बच्चों में था, कि जो बच्चे पिछड़े रह गए हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनका जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की होंगी, बच्चे पिछड़ क्यों रहे हैं। एक ही क्लास के बच्चे, कोई बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, इंटेलिजेंस है। कि बच्चे की, हर एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग लेवल की होती है। कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होता है। लेकिन थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उसके बाद आई टू फैक्टर थ्योरी, फिर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आई, फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया। कल की क्लास में हम टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसको स्पेयर्समैन ने दिया था। उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसमें 2 फैक्टर थे, एक तो जर्नल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।